हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा क्लास डिले हुआ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। गुड मॉर्निंग सारे 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 चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज लेट हो गया, हाँ आज विकास भैया ही लेट से आए हैं। क्लास कनेक्ट होने में ही लेट हो गया, विकास भैया जैम में फंस गए थे, उन्हीं का आने में लेट हो गया। चलो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स की पहली क्लास है बता दिया जाए कि अभी हम लोग वर्ब चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब चैप्टर ग्रामर चलता है सुबह 9:30 बजे और वो कैप चलता है 1 बजे। 1 बजे कब चलता है? मंडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को, और ट्यूसडे और थर्सडे को प्रैक्टिस चलता है, ठीक है। तो अभी नए वाले स्टूडेंट्स प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, अभी आप वो कैप पढ़ेंगे और ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रामर का यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और जो टॉपिक आपका छूट गया है उसको कवर कर लीजिएगा सैटरडे संडे, या सेकेंड हाफ तो आप लोग फ्री ही रहते हो। सेकेंड हाफ में एक टाइम बांध लीजिए, हर दिन रात को 7 बजे 8 बजे जो भी टॉपिक छूटा है, जैसे कंजंक्शन छूटा है, सब्जेक्ट वर्ब छूटा है और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच छूटा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजंक्शन ये छूट गया है, इसको कवर कर लीजिएगा और बाकी लाइव क्लास तो आप देख ही रहे। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। अभी वर्ब चैप्टर चल रहा है, अभी भी आप टाइम से हो, लेट नहीं हुए हो। वर्ब में जब वर्ब का 8-10 क्लास हो जाता है ना, 7-8-10 क्लास, उसके बाद थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है क्योंकि वर्ब का एक क्लास दूसरे से लिंक्ड होता है। ओके, गुड मॉर्निंग रामवीर, रिया, रूपक, अनुज, सारे सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। ब्रोकन ग्लासेस को वर रिपेयर्ड मतलब रिपेयर किया गया किसी और के द्वारा, पैसिव में है बट वर रिपेयर्ड वर्ब है। चलो अब गुड मॉर्निंग हो गया, अब हम लोग स्टार्ट किया जाए, ठीक है। वर्ब को आगे कंटिन्यू किया जाए। उस दिन मैंने आपको प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस करवाया था, ठीक है। प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस करवाया था जो एग्जाम में V1 V2 से V3 से आया, ठीक है। V1 V2 V3 से हाल फिलहाल में जितने भी क्वेश्चंस आया था हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया। अब चलो स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। अब आ जाओ। अब आप बोलोगे मैम एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे सी है और यहाँ पे एस है। प्रैक्टिस में भी सी है और एस है। ये एडवाइस का मतलब होता है सलाह, सुझाव, और ये हो गया सलाह देना। सलाह और सलाह देने में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है कि ये जो सीई वाला है ना, सीई वाला इज अ नाउन और एसई वाला इज अ वर्ब, ठीक है। उसी तरह प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, ये नाउन है, और एसई वाला जो है ये वर्ब है, और वर्ब का पास्ट टेंस बनता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे कर देंगे, ऐसा लगा देंगे, जो कि गलत है क्योंकि सीई वाला तो नाउन है ना, और नाउन का पास्ट टेंस नहीं बनता है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस तो वर्ब का बनता है। एसई वाला में ईडी लगा सकते हो, सी वाला में ईडी मत लगाना। उसी तरह एडवाइस में ऐसा लगा के दे देंगे, जो कि गलत है क्योंकि सीई वाला नाउन है और नाउन का पास्ट टेंस नहीं बनता है। हम एस ई वाला जो है, एस वाला, वो तो वर्ब है, उसका तो पास्ट टेंस बना सकते हैं। ओके, तो सी वाला में पास्ट टेंस मत बनाना, ऐसी वाला को पास्ट टेंस बना, क्योंकि ऐसी वाला वर्ब है और वर्ब का पास्ट टेंस बनता है। अब एग्जांपल दे देती हूँ यहीं पे, से मैंने लिखा ही एडवाइज्ड, मैंने ही गेव अ लॉट ऑफ एडवाइस, या ADVICE वाला। फिर यहाँ पे लिखा मैंने ही एडवाइज्ड या एडवाइज्ड CE वाला, दूसरे मेरे को एडवाइस किया। He did, he did a lot of practice, चाहे ऐसा करती हूँ, a lot of practice, या ऐसा करती हूँ प्रैक्टिस या प्रैक्टिस,
makes a man perfect. Or he practiced for the मैच के लिए उसने बहुत प्रैक्टिस किया. समुद्र मंथन बैच CGL और CDS और दुनिया के सारे एग्जाम्स के लिए काफी है. उसके अलावा कुछ करना ही नहीं. समुद्र मंथन इतना खुद में समंदर है बैच का. विकास, ये ना ये जो IB ACIO का एग्जाम हुआ था ना, IB का शायद, हाँ, तो उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है. कुछ Okay. बच्चों का मैसेज आ रहा है, तो डाल देना कम्युनिटी पे जो क्वालिफाई किया है. मैं पहले से फॉर्म बना के डालता हाँ वही बोल रहे हैं, वही फॉर्म ही बोल रहे हैं. IB ACIO आई बोला, मैं समझ गया आई का एग्जाम जो हुआ था इंटरव्यू फाइनल आ गया. ठीक है, मैं सोचता हूँ. समंदर मंथन की बुक भी इनफ है. और कितना बुक से प्रैक्टिस करना चाह रहे हो? कितना सारा बुक से प्रैक्टिस करना चाह रहे हो भाई? देखो, ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस. उसने मेरे को बहुत ज्यादा एडवाइस दिया. तो ये वाला CE वाला तो नाउन है और SE वाला वर्ब है. और हमें क्या चाहिए? हमें तो अपना वर्ब मिल गया है. ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, इसको वर्ब मिल गया है. इसका मतलब है कि हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें नाउन चाहिए. उसने मुझे क्या दिया, क्या का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है, नाउन चाहिए. और प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है नाउन के रूप में. तो आंसर एडवाइस CE वाला. लेकिन यहाँ पे देखो, ये वाला वर्ब है और वर्ब को सॉरी, ये वाला सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए. बट CE वाला तो नाउन है और नाउन का तो ED लगा के पास नहीं बनता है. प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाता है. ये मेक्स वर्ब है और वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट. और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होगा. वर्ब कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बने. आंसर ये. और यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट है, अगेन इसको वर्ब चाहिए, ऐसी वाला वर्ब. ठीक है, ये भी हो गया. थर्ड आप लाइसेंस. लाइसेंस में CE है और SE है. ये किसी को लाइसेंस करना मतलब किसी को परमिट करना, और ये परमिशंस मिला लाइसेंस. तो ये लाइसेंस ड्राइविंग नाउन है और ये आपका वर्ब है. जैसे ही लाइसेंस्ड या licensed me to do the work. एक मिनट विकास को, विकास
बिकॉज ये वही वाला है एग्जाम। आपको याद है जब बच्चे एक दो बच्चों ने वो हम लोग को भेज दिया था कम्युनिटी पे, फिर हमने डाल के हटा दिया था क्योंकि उसका वेरिफिकेशन चल रहा था आईबी का, तो आईबी उनके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो अब हाँ नहीं नहीं, अब इसका वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस हो गया, अब जो बच्चा भेजेगा ना अब डाला जा सकता है। ठीक है। उस समय तो हमने मना कर दिया था ना, नहीं याद नहीं है, एक का डाल के हटा दिया था। इंस्टाग्राम पे डाला था उसका। हाँ कि आईबी प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो अब जो रिजल्ट आएगा हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है। ही लाइसेंस्ड मी टू डू द वर्क, तो उसने, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए। अब लिखा ही गॉट हिज ड्राइविंग लाइसेंस, उसको अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, तो यहाँ पे सीई वाला होगा। ये वाला बड़ा अच्छा है, इसको अलग से करेंगे। मेरे को क्लोज टेस्ट नहीं आता था जब से आपका प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया हूँ, अभी क्लोज टेस्ट आने लगा है। अभी अनुज हम लोग का सफर बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे आपको आने लगा है, मेरी वजह से नहीं, बस आप क्लास में आ रहे हो और आपका क्लोज टेस्ट के प्रति इंटरेस्ट बना है, इसीलिए आपको क्लोज टेस्ट धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया है, बस मैंने आपको इतना ही गाइड किया कि कुछ आए चाहे नहीं, क्लास में रेगुलर आते रहिएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इफेक्ट और अफेक्ट वाला करना है। देखो बच्चे अलग अलग बैच मांगते हो, आप लोग उसी बैच को पढ़ के सब बच्चा एग्जाम निकाल लेता है। अभी देखो बच्चों के मैसेजेस आने शुरू हो गए आईबी का, आईबी का बैच अलग से थोड़ी बनाया था मैंने। ठीक है, अब आ जाओ। पहले मुझे अफेक्ट और अफेक्ट वाला अच्छे से बताना है। ये जो अफेक्ट है ना, अभी तो मैंने हर जगह बताया कि एक नाउन है एक वर्ब है, प्रैक्टिस नाउन है एक प्रैक्टिस वर्ब है, और ये जो अफेक्ट है ये अफेक्ट है और ये इफेक्ट है। इसको अच्छे से इसलिए बताना है कि ये तो हमेशा और हमेशा वर्ब होता है, वर्ब, लेकिन जो ये इफेक्ट है ना ये नाउन होता है और नाउन के साथ वर्ब भी होता है। कभी कभी बच्चे ये वर्ड देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला एडवाइस्ड में सीई वाला तो नाउन है, इसका ईडी नहीं लगेगा। प्रैक्टिस वाले में सीई वाला नाउन है, इसका पास्ट टेंस नहीं बनेगा। लेकिन इफेक्टेड देख के बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं कि अरे अफेक्ट वर्ब होता है, इफेक्ट तो नाउन होता है, और नाउन का ईडी पास्ट टेंस कैसे बनेगा, बट इफेक्टेड वर्ब भी होता है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, चलो ये तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब होता है, और ये जो इफेक्ट है ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। जब ये इफेक्ट, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये भी तो वर्ब है ये भी तो वर्ब है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वाला अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, लेकिन ये इफेक्ट एज अ वर्ब, इसका मतलब चेंज हो जाता है। एज अ वर्ब का मतलब होता है, इफेक्ट एज अ वर्ब का मतलब होता है किसी चीज में चेंजेस लाना, बदलाव लाना। ठीक है, किसी चीज में बदलाव ले आना, सकारात्मक चेंजेस ले आना। भैया 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 जी मना करो अपनी क्लास चल रही है। The weather affected the weather had, इफेक्टेड वर्ड भी होता है क्योंकि इफेक्ट वर्ब होता है ना।
चलो पहले आप इसको लिखो। अगर प्रभावित करने का सेंस आए ना, प्रभावित करने का सेंस आए तो एज अ नाउन होगा, बट इफेक्ट को अगर हम वर्ब बना के यूज करते हैं तो वहां पे किसी चीज में चेंजेस लाना, बदलाव लाना। लेकिन अगर प्रभावित करने का सेंस आए ना, तो अब आप इफेक्ट को एज अ वर्ब मत यूज करना। जहां भी प्रभावित करने का सेंस आए वहां पे अफेक्ट यूज करना, ठीक है। लेकिन जहां बदलाव लाने का सेंस आए वहां पे इफेक्ट यूज करना। तो अब देखो, द वेदर, वेदर ने मुझे प्रभावित किया, तो वेदर तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। एक मिनट, ये वर्ब है और इफेक्टेड भी तो वर्ब ही होता है। तो आप बोलोगे कि मैम दोनों को तो हम वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, बट इसको क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि इफेक्टेड एज अ वर्ब, इसका मतलब होता है चेंजेस लाना। लेकिन वेदर ने मेरे पर चेंजेस नहीं लाया ना, वेदर ने मुझे प्रभावित किया, ठीक है। तो ये ना लिख के इसको लिख। अब यहाँ भी प्रभावित करने के सेंस में है, लेकिन यहाँ पे देखो अ क्या है, अ आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद एक नाउन आता है। और ऐसे भी देखो बैड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव वर्ब की तो विशेषता नहीं बताएगा, नाउन की बताए। अब यहाँ पे देखो न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को चाहिए वर्ब, और दोनों वर्ब है, बट यहाँ पे प्रभावित वाला नहीं है। न्यू पॉलिसी ने कुछ बदलाव लेकर आया, तो इफेक्ट। तो ये मत सोचना कि हमेशा इफेक्टेड। जहां बदलाव का सॉरी, जहां प्रभावित का सेंस है ना, तो वहां पे इफेक्टेड मत यूज करना। जहां जहां वाक्य में कोई भी चीज प्रभाव डाल रहा है वहां पे अफेक्टेड यूज करना, लेकिन जहां बदलाव लाने का सेंस है वहां पे इफेक्ट यूज करना। चेंजेस के सेंस में इफेक्टेड, इफेक्टेड। चलो ये भी हो गया। अफेक्ट, अफेक्ट अभी होगा। कंप्लेंट एंड कंप्लेन, स्पेलिंग देखो यहाँ पे एक अकेला टी आ गया है। ये कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, ठीक है। दिस इज शिकायत और दिस इज शिकायत कर, दिस इज शिकायत करना। शिकायत करना इज अ वर्ब और सिंपली शिकायत इज अ नाउन। जैसे लिखा ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया। फिर लिखा ही रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी। बात मैंने दोनों जगह सेम ही बोला है, ओके। मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया या मेरे खिलाफ शिकायत किया, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट को चाहिए वर्ब, वर्ब चाहिए। लेकिन कंप्लेंट तो नाउन है, तो यहाँ पे आप कंप्लेंट लिख सकते हो पास्ट टेंस में, कंप्लेन का ईडी लगा सकते हो। बट यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। उसने क्या क्या दर्ज करवाया? शिकायत, और आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद तो नाउन चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए। बिकॉज ये जो बच्चा है अभी ना, मैं बोलूंगी ना, गूगल फॉर्म बना दिया है, नहीं, छोड़ ही दो अभी, क्योंकि मैं देख रहा था सर, कोई टीचर डाला नहीं है। नहीं, वो बच्चा जिससे मेरी बात हुई है ना, वो बोल रहा था कि मैम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। आईबी वाले का बड़ा इशू है, छोड़ दो। मैं देख रहा था मैम कि मैंने कोई टीचर को डाला भी नहीं है। हाँ, देख रहा था। वो बच्चा बोल रहा है कि मैं खुद दिल्ली आ रहा हूँ, आपसे मिल के जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। मैं नहीं डालूंगा। तो नहीं डालना, हाँ, उन लोगों को दिक्कत हो, आईबी में बहुत प्रॉब्लम भी है, छोड़ दो भाई। आईबी का रिजल्ट ना सही है, आईबी का रिजल्ट बच्चे भेज तो रहे हैं, लेकिन नहीं डालना है कम्युनिटी पे जब तक इनका आईबी का डालना ही नहीं है। डायरेक्टली अपने बच्चे आएंगे, उसमें थोड़ा फॉर्मेलिटीज है।
ओके, ये भी हो गया। और एक एम्फोसिस वाला होगा, चलो छोड़ो, एम्फोसिस में लिखवा रही। एक होता है एम्फसाइज करना। एम्फसाइज करने का मतलब है किसी चीज पे जोर डालना, ठीक है। और एक होता है एम्फोसिस। देखो दोनों में जेड है एम्फसाइज, ओके, और ये है एम्फोसिस। एम्फोसिस नाउन है और एम्फसाइज वर्ब है। तो लिखा मैंने ही एम्फसाइज्ड। हम एस भी लगा लेते हैं, जो कभी कभी ना ये वाला जो है एस की जगह एम्फसाइज ऐसा भी लग सकता है, ठीक है। PHA SIZD भी होता है, SISE भी होता है। जेड की जगह एस भी लगा दोगे तो है तो वो भी वर्ब ही, दोनों वर्ब। बट SIS वाला देखो, यहाँ पे SISE लास्ट में ई लगा है और यहाँ पे नहीं लगा। ही एम्फसाइज्ड या ऑन द पॉइंट, ठीक है। और ही पुट एम्फोसिस, उसने इस पॉइंट पे जोर डाला। एक मिनट पेंस डाउन करिएगा। इस वर्ड से रिलेटेड मुझे आपको 2-3 चीज बताना है, ओके। थोड़ा सा पेंस डाउन करिए। हाँ, IB का रिजल्ट हिडन रहता है। नहीं, अब तो फाइनल सिलेक्शन हो गया बच्चे का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन से रिजल्ट हाँ नहीं डालना है। बच्चा खुद ही बोल रहा है कि वो आएगा, मिल के जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान देना, सेंटेंस पे ध्यान देना। ही एम्फसाइज्ड ऑन द पॉइंट, तो ये तो चलो सही है। एम्फसाइज ई वाला है, वर्ब है, उसमें तो लगा दो। और ही क्या है, सब्जेक्ट। और पुट क्या है, वर्ब। पुट वर्ब है, उसने क्या डाला, जोर डाला। और SES वाला नाउन, ठीक है। याद रखना, जिस वर्ड का मतलब एम्फोसिस वाला जो ई से खत्म हो वो वर्ब है और उसमें पास्ट टेंस बना सकते हो। बट SIS वाला नाउन है, उसका पास्ट टेंस नहीं बनता। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहला वाला सेंटेंस में ऑन गलत है, बट नीचे वाले सेंटेंस में ऑन सही है। ये भी एग्जाम में एरर में आता है, ठीक है। एम्फोसाइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेता है। ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेता है, बीच में प्रेपोजिशन नहीं लेगा। लेकिन ये तो नाउन है और ये अपने साथ ले सकता है कि यहाँ की ये वर्ब नहीं है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये तो नाउन है। तो याद रखना कि जब एम्फसाइज वर्ब का काम करने लगे, क्योंकि आएगा उसने इस चीज पर जोर डाला, पर का मतलब हिंदी में ऑन होता है, तब आपको ऑन लगाने का मन होगा, लेकिन गलत है। एम्फसाइज अगर वर्ब का काम करने लगे तो ऑन लगा देना, नहीं लगाना। अगर एम्फोसिस तो नाउन है ना, तो नाउन का काम कर रहा है तो ऑन लगाना, नाउन का काम करेगा तो ऑन लगाना। एम्फोसिस का मतलब है जोर डालना। किसी चीज पे आप दबाव डाल के बोलते हैं ना, इस पॉइंट पे उसने बहुत दबाव डालकर बोला, बस कुछ नहीं है, ये वर्ब है। ZE वाला हो या SE वाला, ये वर्ब है और ये नाउन, मीनिंग दोनों का सेम है। हिंदी बताइए, मैं इतनी देर से क्या बोल रही हूँ, इसकी हिंदी बताइए, हिंदी बताइए। मेरी हिंदी भी आपको इंग्लिश लग रही है? जोर डालना, किसी चीज पे दबाव डालना, जोर डाल के बताना। उसने इस क्वेश्चन पे जोर डाला कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। हिंदी बताइए, हिंदी बताइए। चलो, एक तो ये भी हो गया। और क्लोज टेस्ट के पर्पस से ना एक और चीज बताना है जो आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा। जब भी हम किसी चीज पे जोर डालते हैं ना, तो उसके साथ एम्फोसिस वर्ड के साथ 2 ही वर्ब आता है। या तो ऐसा, एक तो 2 चीज याद रखना है। एक एम्फोसाइज वर्ब है, अगर वर्ब है तो उसके साथ ऑन मत लगाना, नाउन है तो उसके साथ वर्ब लगाना। और एम्फोसाइज के साथ, एम्फोसिस के साथ हम 2 तरह का वर्ब लगाते हैं, या तो ही पुट वाला वर्ब लगाते हैं, कभी कभी क्लोज टेस्ट में आ जाता है ये पुट। ही पुट एम्फोसिस ऑन द पॉइंट, उसने इस पॉइंट पे जोर डाला। या ही लेड एम्फोसिस, लेड वर्ड होता है इसके साथ, ये एक फ्रेज है, ही लेड एम्फोसिस,
तो आप बोलोगे मैम लेड का मतलब तो हमने पढ़ा है ना, लेटने का ले का मतलब होता है बिछाना, रखना, अंडे देना, बट हम एम्फोसिस के साथ लेड वर्ड डालते हैं, ठीक है, ही लेड एम्फोसिस। तो एकदम, और कहीं आपको दूसरा कोई वर्ड दिखेगा ही नहीं, जहां भी एम्फोसिस वाला वर्ड आया, जहां भी आपको एम्फोसिस वर्ड दिखेगा ना, तो आप देखना वहां पे या तो पुट डालेगा या तो लेड डालेगा। प्रेजेंट टेंस में लेड है, पास्ट टेंस में ले एम्फोसिस भी हो सकता है। प्रेजेंट टेंस में यू ले एम्फोसिस, पास्ट टेंस में यू। ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि क्लोज टेस्ट में सपोज एम्फोसिस वाला क्वेश्चन आ गया, फिल ऑफ द ब्लैंक है, और वहां पे एम्फोसिस वर्ड लगा है, तो दोनों में से, ये दोनों वर्ड में से कोई फिट करना, मतलब दोनों का सेम है, यू ले एम्फोसिस या ही लेड एम्फोसिस या यू पुट एम्फोसिस, ये भी लिख लीजिए। लिख लीजिएगा साइड में, साइड में कहीं पे लिख लेना, एम्फोसिस जहां भी आ गया और क्लोज टेस्ट है और ऑप्शन में ये वर्ड होगा, दोनों नहीं होगा क्योंकि दोनों करेक्ट। चलो ये भी हो गया, अब आ जाओ एक आध और करवा देते हैं। जहां जो वर्ड से सीखा जा सकता है ना वो सीख लेना है। जहां भी आपको एम्फोसाइज वर्ड दिख गया तो एम्फोसाइज या तो याद रखना है, एम्फोसाइज वर्ब है उसके साथ ऑन मत लगाना, बट एम्फोसिस, एम्फोसिस नाउन है उसके साथ ऑन लगाना। एक चीज और सीख लिया, और एम्फोसिस वर्ड जहां भी दिखे ना उसके लिए हम या तो पुट लगाते हैं या तो ले लेड लगाएंगे, यू ले एम्फोसिस पुट। ओके चलो ये भी हो गया। अब ऑर्डर वाला कर लेते हैं, एक ऑर्डर वाला करके फिर आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर हमारा वाक्य में वर्ब का भी काम करता है, ऑर्डर वाक्य में नाउन का भी काम करता है। तो आप बोलोगे मैम इसको आप क्यों बता रहे हो, इससे कैसे क्वेश्चन आता है। ऑर्डर अगर वर्ब, हम लोग की हैबिट है ना डायरेक्टली हिंदी करने की, इसीलिए तो आधा प्रॉब्लम तो डायरेक्ट हिंदी की वजह से होता है। उसने किसी चीज के लिए ऑर्डर किया, तो के लिए का मतलब फॉर होता है, लगा देंगे। लेकिन ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आप किसी व्यक्ति को ऑर्डर कर रहे हो या किसी चीज के लिए ऑर्डर कर रहे हो तो वो प्रेपोजिशन नहीं लेता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। बट अगर नाउन फॉर्म में है तो फॉर ले सकता है। ये मैंने लिखा ही ऑर्डर्ड, ऐसा भी आता है एरर, ही ऑर्डर्ड टू मी, यहाँ पे तो किसी व्यक्ति को ऑर्डर कर रहे हो। और फिर लिखा मैंने ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी। ये आपको प्रीवियस पेपर में ऐसा वाला क्वेश्चन मिलेगा। फिर लिखा मैंने ही गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ कॉफी। विल यू ऑर्डर, ऑर्डर वर्ड से ये एरर्स आते हैं। विल यू ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ कॉफी, लिखो आप पहले इसको। एम्फोसिस के साथ ऑन लगता है जहां पे लास्ट में ई नहीं है।
ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे ऑर्डर, ऊपर वाले सेंटेंस में ऑर्डर वर्ब है, ठीक है, ऑर्डर वर्ब है, और नीचे वाले सेंटेंस में भी ऑर्डर वर्ब है, पास्ट टेंस लगा हुआ है, और वैसे भी सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे रहे हो या किसी चीज के लिए ऑर्डर दे रहे हो, इसके साथ प्रेपोजिशन लगेगा ही नहीं। ही ऑर्डर्ड टू मी नहीं होता, ही ऑर्डर्ड मी। उसी तरह यहाँ भी प्रेपोजिशन नहीं लगा। उसने एक कप ऑफ कॉफी के लिए ऑर्डर किया, ऑर्डर अगर वर्ब का काम कर रहा है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना, ना टू लगाना ना फॉर लगाना। ही गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ कॉफी, ये दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर को एज अ नाउन यूज किया है। अब आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा नाउन यूज किया, क्योंकि यहाँ का वर्ब है गेव, ये वर्ब है, और एन आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। अगर ऑर्डर नाउन का काम कर रहा है तो उसके साथ, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया, इसको करेक्ट कर लीजिए, मैंने गलती से इसको भी क्रॉस कर दिया था, सॉरी। ठीक है, ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है तो फॉर नहीं लगेगा, बट नाउन का काम कर रहा है तो लगेगा। तो यहाँ का ऑर्डर नाउन है ना, यहाँ पे फॉर लगेगा, इसको क्रॉस नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट करेक्ट। गलती से मैंने उसको रॉन्ग कर दिया था। विल यू ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ कॉफी, ये विल मॉडल वर्ब होता है, ठीक है, विल कैन कुड मॉडल वर्ब होता है, और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरीज होते हैं, सहायक क्रिया होते हैं, और सहायक क्रिया के बाद हमेशा एक मेन वर्ब आएगा। तो यहाँ का ऑर्डर वर्ब है और फॉर मतलब, गलती से मैंने उसको कर दिया, थर्ड वाला करेक्ट। नाउन फॉर्म में है तो लेगा, मैंने गलती से क्रॉस कर दिया था, उसको करेक्ट कर लें। ठीक है, करेक्ट। उसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, और यहाँ पे बोले हुए कैसे वर्ब हो गया मैम, क्योंकि ये जो विल कैन कुड में होता है ना, सब ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी का मतलब है सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद एक मेन वर्ब तो आएगा ही। तो यहाँ का ऑर्डर वर्ब है, उसके साथ प्रेपोजिशन मत लगाना। यहाँ भी वर्ब है, प्रेपोजिशन मत लगाना, बट यहाँ नाउन है, नाउन के साथ तो हम प्रेपोजिशन लगा सकते। अब दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, मैम आपने तो बोला है कि ऑर्डर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना, ही ऑर्डर्ड टू मी, तो यहाँ पे आपने टू को हटाया और सिंपली ही ऑर्डर्ड मी लगा दिया। लेकिन फिर मैंने लिखा आई ऑर्डर्ड हिम टू गो, मैंने उसको जाने के लिए ऑर्डर किया। अब दिमाग में आएगा कि यहाँ तो आपने टू रखा है, बिकॉज यहाँ का टू प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है, यहाँ का टू प्रेपोजिशन है, ही ऑर्डर्ड टू मी, क्योंकि मी क्या है, प्रोनाउन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन मत लगाना, यहाँ का टू प्रेपोजिशन था, लेकिन यहाँ का टू प्रेपोजिशन थोड़ी है। टू के बाद कोई नाउन आएगा, टू के बाद कोई प्रोनाउन आएगा, तब टू को प्रेपोजिशन मानना। बट यहाँ टू के बाद कोई नाउन प्रोनाउन थोड़ी आ रहा है, यहाँ तो टू के बाद वर्ब का V1 फॉर्म आ रहा है, जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसको हम लोग आने वाले क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आप, क्योंकि बच्चे बाद में पूछते हैं कि मैम आपने तो बोला था ऑर्डर्ड के साथ टू नहीं लगा है, बट यहाँ पे आपने लगाया, यहाँ पे नहीं लगा। मैंने बोला था ऑर्डर्ड के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा, तो यहाँ का टू तो प्रेपोजिशन है। कैसे पता चला प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद प्रोनाउन आ रहा है, टू के बाद कोई नाउन आया, प्रोनाउन आया, तो वहां का टू प्रेपोजिशन है। बट यहाँ का टू के बाद नाउन प्रोनाउन थोड़ी आ, इन्फिनिटिव आ, ओके। तो मत कंफ्यूज होना। चलो ये सब पूरा हो गया, अब आ जाओ हम ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब पे चलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। थोड़ा सा ऑक्सिलरी और मेन के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके फिर मॉडल वर्ब्स की तरफ बढ़ेंगे। जैसे दो तरह के वर्ब होते हैं, एक तो होता है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का हिंदी, ऑक्सिलरी का ही दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, और एक होता है मेन वर्ब्स। और ये मैंने आपको बताया भी था,
वर्ब का सेकंड और वो सब क्लास में, सेकंड थर्ड क्लास में ऐसा कुछ बताया था, आपको याद भी होगा, क्योंकि कई बच्चे दिमाग में बैठाए हुए हैं कि ये जो इज, एम, आर, वाज, वर, ये मैम हमेशा सहायक क्रिया होता है, ऐसा नहीं है। हैज, हैव, हैड ये सहायक क्रिया भी हो सकता है, ये मेन वर्ब भी हो सकता है। उसी तरह डू, डज, डिड, ठीक है, इसको हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब मत मानना, ये ऑक्सिलरी भी हो सकता है और मेन भी हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। ओके। ऑर्डर अगर वर्ब का काम कर रहा है ना, उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था, अब जो बच्चे लेट से ज्वाइन किया, चलो एक बार बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा ही इज गुड, फिर मैंने लिखा ही इज अ स्टूडेंट, लिखा ही इज वर्किंग, ही इज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसके दोस्तों के द्वारा। चलो यहाँ पे सब लिख दिया मैंने। ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है, स्टूडेंट नाउन है, स्टूडेंट एक व्यक्ति है, नाउन है। अब देखो यहाँ पे एक ही वर्ब है, और जब भी वाक्य में एक ही वर्ब है तो वहां का इज मेन वर्ब है। यहाँ भी स्टूडेंट को तो वर्ब नहीं मानेंगे, स्टूडेंट तो नाउन है, तो यहाँ भी एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है। तो जब इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब का काम करे तो उसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोल देते हैं। इज कभी कभी एडजेक्टिव को भी लिंक करता है, इज कभी कभी नाउन को भी लिंक करता है, तो हम लिंकिंग वर्ब भी बोल देते हैं। बट यहाँ जब भी एक ही वर्ब आया तो वो मेन हो गया, लेकिन यहाँ तो दो वर्ब है, एक ये और एक ये, तो यहाँ का ये सहायक क्रिया है, मेन वाला तो वर्किंग है। उसी तरह यहाँ का इज ऑक्सिलरी है और यहाँ मेन है, तो इज, एम, आर ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरीज होते हैं, ये मैं मॉडल वर्ब में बताऊं। ठीक है, ये मैंने आपको उस दिन पढ़ा भी दिया था, फिर से लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। ही हैड टी, उसने चाय पिया, और ही हैड रिटन, तो टी क्या है, टी चाय नाउन है, इसका मतलब है यहाँ पे एक ही वर्ब है, और जब भी एक ही वर्ब है तो वो मेन हो गया। बट यहाँ पे दो वर्ब है, तो ये मत सोचना ना कि हैज, हैव, हैड हमेशा ऑक्सिलरी होता है, मेन भी हो सकता है, ऑक्सिलरी भी हो सकता है। ठीक है, मेन वाला तो ये है, तो यहाँ का हैड ऑक्सिलरी। ठीक है, एक बार मुझे बता दो, क्लियर है, फिर हम आगे बढ़े। ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अभी मैं जो रूल आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, वहां पे जो मैं अभी हम लोग डील करने वाले हैं, वहां पे हम लोग इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड को मेन वर्ब ना यूज करके ऑक्सिलरी के रूप में यूज करेंगे, और देखेंगे कि इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है। ठीक है, जैसे इज, एम, आर के साथ अभी मैं वही पढ़ाऊंगी, इज, एम, आर के साथ वर्ब का V3 भी आता है और वर्ब का V4 भी आता है। अभी लिखना मत, यही सब पढ़ाने वाली। हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और डू, डज, डिड के बाद V1 आता है। अभी हम लोग ये डील करेंगे, इसके बाद ये सारा वर्ब्स का फॉर्म्स आएगा। इसका मतलब है कि ये सब वर्ब्स का फॉर्म्स इसके बाद तभी आएगा ना जब ये सब सेंटेंस में ऑक्सिलरी का काम करेगा, तो इसके बाद मेन वर्ब का ये फॉर्म आएगा। ठीक है, अभी हम वही करने वाले। ठीक है, इसके साथ V3 भी लगता है, अभी वही बताऊंगी। इसके साथ V3 कब लगता है, जब पैसिव हो। ही इज टेकन, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है किसी और के द्वारा, वो कुछ नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा एक्टिव पैसिव का नॉलेज भी आपको दूंगी, कब V3 लेगा कब V4 लेगा। ओके, यही सब मुझे बताना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आप टॉपिक ऐसा हेडिंग डालो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अभी मैं सारा सेंटेंस में ना इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड को ऑक्सिलरी का काम करवाऊं, तभी तो वर्ब का फॉर्म्स लेगा। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी को ही कभी कभी मैं हेल्पिंग बोल दूंगी, कभी कभी ऑक्सिलरी बोल दूंगी, बात दोनों सेम ही है। ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे सारा एक्टिव पैसिव पढ़ा दूंगी, एक्टिव पैसिव हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एक्टिव पैसिव का चैप्टर पढ़ेंगे। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, कौन सा सेंटेंस पैसिव।
क्योंकि बच्चे रट लेते हैं कि मैम जहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया ना तो सेंटेंस पैसिव होता है। ठीक है, हम पैसिव बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बट कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म रहने के बावजूद भी सेंटेंस एक्टिव होता है। तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि कब V3 को पैसिव मानोगे और कब वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो एक्टिव मानोगे। सबसे पहले हम इज एम आर से चलते हैं, लिखते जाइए फटाफट। द ऑक्सिलरी वर्ब्स, अभी मैं सबको ऑक्सिलरी वर्ब का काम करवाऊंगी। द ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर वाला करते हैं। इज एम आर अगर ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है तो अपने साथ जो मेन वर्ब आएगा वो कौन सा फॉर्म होगा? ठीक है, कौन सा फॉर्म होगा? ये V3 भी ले सकता है और ये V4 भी ले सकता है, दोनों ले सकता है। ये V3 भी ले सकता है, ये V4 भी ले सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, V4 किसको बोलते हैं? V4 मतलब ING वाला। देखो, जो पहले आपको V1, V2, V3 करना कितना जरूरी है, वो करोगे तभी ये सब समझ में आएगा। V3 भी ले सकता है, V4 भी ले सकता है। ओके, और आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ V3 लेगा और कहाँ V4 लेगा? जब सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है, हमारा वाक्य जब एक्टिव मतलब समझ रहे हो, एक्टिव वॉइस में जा रहा है, तब वो V4 लेगा, और पैसिव वॉइस में जा रहा है तो V3 लेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ थोड़ा बहुत कि एक्टिव पैसिव कैसे क्या पता करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो इज एम आर होता है, अपने साथ आपको डिसाइड करना है कि वाक्य को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए। अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि वाक्य एक्टिव जा रहा है तो ING लगाना। अगर आपको लगता है कि वो वाक्य को पैसिव जाना चाहिए तो आपको फिर उसको V3 लगाना है। ठीक है, ये सब तो ठीक है कि जब भी V3 आ गया तो पैसिव जाएगा, लेकिन कभी कभी पॉइंट टू बी नोटेड। अभी मैंने बताया कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इज एम आर के बाद जब ING आ गया तब तो एक्टिव जाएगा। ये असली प्रॉब्लम करता है ये V3 वाला। ठीक है, कभी कभी ये V3 वर्ब का काम कर जाता है और कभी कभी ये V3 एडजेक्टिव होता है। ये स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, कभी कभी ये जो V3 है पास्ट पार्टिसिपल का भी काम करता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। तो जब वाक्य ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर के बाद कोई V3 आ गया और वो V3 वर्ब का काम कर रहा है, वो V3 वर्ब का काम कर रहा है तो आप उसको पैसिव मानना। लेकिन कभी कभी इज एम आर के बाद वही V3 आ रहा है और वो एडजेक्टिव का काम करता है, तब वो पैसिव नहीं जाएगा, एक्टिव जाएगा। एक बार ये चीज को ध्यान से देखो, बोर्ड को ध्यान से देखिए और दिमाग में फिक्स करिए, क्योंकि बच्चों ने दिमाग में बैठा लिया है कि जहां भी इज एम आर के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव चला जाएगा। मैम यहाँ तो, क्योंकि कई बार बोलते हैं मैम यहाँ तो इज एम आर के बाद V3 लगा है ना तो सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, बट ये एक्टिव क्यों जा रहा है? तो यही चीज आपको समझना है कि कभी कभी इज एम आर के बाद V3 आ रहा है लेकिन वो सेंटेंस एक्टिव है। ऐसा कैसे, ऐसा कब होगा? इज एम आर के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है, V3 फॉर्म वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब मतलब वहां पे किसी क्रिया का बोध हो रहा है, किसी और के द्वारा काम किया गया कोई एक्शन का बोध हो रहा है ना, तो वो पैसिव है। बट कभी कभी इज एम आर के बाद जो V3 आया है ना वो एडजेक्टिव है, वो वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। और V3 जब एडजेक्टिव का काम करेगा तब पैसिव नहीं बनेगा, V3 जब वर्ब का काम करेगा तब पैसिव बनेगा। पहले इसको देखो, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस दूंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें ज्यादा याद नहीं रखना है कि इज एम आर के बाद अगर ING आ रहा है ना तो वो एक्टिव होगा, याद इसको रखना है। इज एम आर के बाद कभी कभी V3 आता है तो वो पैसिव होता है, इज एम आर के बाद V3 आ गया तो वो एक्टिव भी रहेगा। एक्टिव कब रह जाएगा? जब वो V3 एडजेक्टिव है। पैसिव कब हो जाएगा? जब वो V3 वर्ब। एक बार अच्छे से दिमाग में इसको स्कैन कर लीजिए। और अब मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, एग्जाम्पल दूंगी तो क्लियर हो जाए।
लिख लिया इसको? लिख लिया ना? लेट मी गिव यू एग्जांपल्स. बस यहाँ पे लिख दे रही हूँ. इज एम आर, इज एम आर सब है इसमें. वॉज वर, हैज हैव हैड नहीं है, वॉज वर. ठीक है, इसके साथ आईएनजी आ रहा है, आ सकता है, तो वो एक्टिव है. इसके साथ V3 आ रहा है और वो V3 वर्ब का काम कर रहा है, तो पैसिव है. कभी कभी इज एम आर के साथ V3 आ गया और वो एडजेक्टिव है, तो वो पैसिव ना होके एक्टिव है. सेंटेंस देखना. He was giving a book. और फिर मैंने लिखा he was, या ऐसा भी लिखा a book was given to him. या लिखा मैंने he was given a book. तीनों सेंटेंस को आप देखिए पहले. एक और, he was shocked at the news. या न्यूज भी हटा दी, he was shocked simply. चारों लिख के पहले डन बोलना है, उसके बाद बोर्ड की तरफ ध्यान देना है. वर्ब आधा से अधिक समझने का ही चीज. लिख के डन बोलना है, कुछ आंसर वेंसर मत दीजिए. V3 एडजेक्टिव है तो एक्टिव होगा. ठीक है. हाँ, वर्ब में बहुत समझना है, वर्ब लेंथी चैप्टर है. यहाँ वॉज है. अच्छा हाँ, एक चीज और है, बच्चे मुझे ट्रिक बताते हैं. बच्चे ना ट्रिक भी बताते हैं कि मैम हमने तो, अच्छा ये लिखा हुआ है ना, हमने तो ऐसा पढ़ा है ना, एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका ऐसा होता है. जैसे he gave a book. ठीक है, he gave a book, ये हो गया एक्टिव. और फिर इसी का बन गया a book. लिखना नहीं, ये तो बच्चे जो मेरे पास ट्रिक लेके आते हैं. a book was given by him. मैम हमने तो ऐसा पढ़ा है ना कि जब भी किसी व्यक्ति का जिक्र पहले आ गया ना, कोई व्यक्ति का जिक्र पहले आ गया और कोई चीज बाद में आ गया, तो सेंटेंस एक्टिव है. और कोई चीज पहले आ गया और व्यक्ति बाद में आ गया, तो ये सेंटेंस पैसिव हो गया. ठीक है, तो वैसे वैसे ट्रिक लेके आते हैं कि मैम वर्ब के पहले किसी चीज का जिक्र हो तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा, और वर्ब के पहले किसी व्यक्ति का जिक्र हो तो सेंटेंस एक्टिव हो जाएगा. होता है ऐसा, बट हमेशा नहीं होता है. ठीक है, तो ये सब बचपन वाला ट्रिक मत याद रखना कि पहले पर्सन आ गया तो एक्टिव है और कोई चीज का जिक्र पहले आ गया तो पैसिव है. वर्ब के पहले पर्सन है तो एक्टिव, और वर्ब के पहले कोई चीज है तो पैसिव. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हो गया, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है. देखो, यहाँ वर्ब से पहले एक पर्सन है, यहाँ भी वर्ब है, और वर्ब से पहले एक पर्सन है. और आपने क्या पढ़ा है कि वर्ब से पहले पर्सन आ गया तो वो एक्टिव हो जाएगा.
लेकिन यहाँ वर्ब से पहले पर्सन है, लेकिन ये एक्टिव ना होके पैसिव ही जा रहा है, पैसिव जा रहा है। तो ये सब ट्रिक को याद नहीं रखना, ये सब ट्रिक याद नहीं रखना कि वर्ब से पहले पर्सन का जिक्र हो एक्टिव, वर्ब से पहले चीज का जिक्र हो पैसिव। यहाँ दोनों जगह वर्ब से पहले पर्सन ही है, बट एक एक्टिव है और दूसरा पैसिव। चलो अब थोड़ा सा ट्रिक और वो सब याद नहीं रखना है। बचपन में वो तो दिमाग छोटा रहता है, टीचर ट्रिक वगैरह रटवा देते हैं। अरे थोड़ा सेंटेंस को सेंस समझो ना। ही वॉज गिविंग अ बुक, ठीक है, पहले तो क्या लेगा क्या नहीं वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ही वॉज गिविंग अ बुक, इसका हिंदी क्या है? ही वॉज गिविंग अ बुक मतलब वो एक बुक दे रहा था, मतलब उसके द्वारा, यहाँ कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। जब हमारा डूअर एक्टिव हो, डूअर मतलब हमारे वाक्य में जब कर्ता सक्रिय हो, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। यहाँ ही एक व्यक्ति है जो किताब देने का काम कर रहा था, तो यहाँ पे हमारा डूअर एक्टिव है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अ बुक वॉज गिवन टू हिम, इसकी थोड़ी सी हिंदी देखिएगा। एक बुक उसको दी गई, तो यहाँ पे कोई और आके बुक दिया ना। ओके, ही वॉज गिवन अ बुक वॉज गिवन टू हिम, इसका हिंदी क्या है कि उसको एक किताब दी गई। उसने कुछ नहीं किया, वो तो चुपचाप आलसी की तरह एक जगह बैठा था। उसका दोस्त आकर उसको बुक दिया, कोई और आकर बुक दिया, मतलब ही ने काम नहीं किया, काम किसी और ने किया। ओके, ही तो चुपचाप था, कोई और आकर बुक दे गया, तो ये सेंटेंस पैसिव। ओके, अ बुक वॉज गिवन टू, और यहाँ भी ही वॉज गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी गई। ही वॉज गिवन, ही ने किसी को नहीं दिया, कोई और आकर उसको बुक दे गया, तो ये भी सेंटेंस पैसिव हो गया। अब देख लो जरा सेंटेंस, ठीक है, ही वॉज गिवन, उसने नहीं दिया, कोई और आके दिया, यहाँ भी किसी और ने आके दिया उसको किताब। और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ, एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ V4 लगता है, और V4 को ही हम ING बोलते हैं। ठीक है, तो ING लगा है, V4 का मतलब है ING, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में जा रहा है, लेकिन एक्टिव में जा रहा है, लेकिन ये दोनों तो पैसिव में जा रहे हैं ना। तो पैसिव में तो इज एम वॉज के साथ V3, यहाँ भी पैसिव में इस वॉज के साथ V3। ओके, हाँ अब देखो ही वॉज शॉक्ड, तो अब बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो V3 लगा है, यहाँ भी तो V3 लगा है, और आपने बोला है कि वॉज के बाद V3 आ गया तो पैसिव, यहाँ भी वॉज के बाद V3 आ गया तो पैसिव, बट ये सेंटेंस एक्टिव है, एक्टिव है। तो कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे अब मैंने क्या बोला है कि अगर V3 वर्ब का काम कर रहा है तो पैसिव है, अगर V3 एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एक्टिव है। यहाँ पे देखो, ही वॉज गिवन अ बुक, तो यहाँ पे बुक देने में कोई एक्शन हुआ है ना, तो यहाँ का जो V3 है वो वर्ब है। ठीक है, ही ने काम नहीं किया, बट कोई और आके उसको बुक दिया है ना, तो उसका कोई किसी और का ही को बुक देने में कोई क्रिया तो हो रही है। तो यहाँ गिवन वर्ड से किसी एक्शन के बारे में पता चल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ का गिवन वर्ब है, और जब V3 वर्ब का काम कर रहा है तब वो पैसिव हो। यहाँ भी उसको एक कोई और आकर किताब दिया, यहाँ भी गिवन से एक्शन के बारे में पता चल रहा है, और गिवन वर्ब है, और जब गिवन वर्ब है तो पैसिव है। बट देखो, ही वॉज शॉक्ड, यहाँ शॉक्ड से कोई क्रिया के बारे में नहीं पता चल रहा है, ही वो तो आश्चर्यचकित था। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म से किसी क्रिया एक्शन के बारे में पता चल रहा है, बट यहाँ शॉक्ड ही की विशेषता बताई जा रही है कि ही कैसा था, ही शॉक्ड था, तो यहाँ कोई एक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, तो यहाँ का V3 एडजेक्टिव है, और जब V3 एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो दैट इज एक्टिव। ओके, ओके, अभी मैं बताती हूँ कि और कैसे कैसे इसे एरर्स कैसे कैसे आता है। ऐसा आ गया, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर, आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव। वर प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड,
to the poor during winter. Many people are injuring या injured या injuring by the या during the road accident. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अब आपके दिमाग में नहीं, वहां पे शॉक्ड मेन वर्ब है ही नहीं, वहां पे शॉक्ड एडजेक्टिव है। अब देखो सेंटेंस, अब आप बोलोगे कि मैम एग्जाम में गलत लगा के दे देते, आपको सही करना रहता, मैंने तो दोनों दे दिए। इज एम आर के बाद वर्ब का आईएनजी भी आएगा, ये भी सही है, और इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आएगा। यहाँ भी आईएनजी भी आ सकता है और थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कैसे क्या। इलेक्ट्रिक हीटर्स, अब थोड़ा सेंटेंस को देखो, ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग नहीं है ना, वर प्रोवाइडिंग कर देती हूँ ना तो सेंटेंस एक्टिव चला जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर्स नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग किसी को कोई चीज नहीं दे सकता है। ऐसा लग रहा है ना कि इलेक्ट्रिक हीटर्स गरीबों को कुछ दे रहा था, इलेक्ट्रिक हीटर्स दे नहीं रहा था, इलेक्ट्रिक हीटर्स दिया गया, क्योंकि हीटर तो नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग थोड़ी कोई काम करेगा। हीटर को गवर्नमेंट के द्वारा या किसी के द्वारा गरीबों को दिया गया, यहाँ गरीबों ने कोई काम नहीं किया, कोई और आकर उनको दिया गया, तो ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, और पैसिव में V3 लगेगा। V3। अब देखो मेनी पीपल, रोड एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग घायल करते नहीं है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, तो इंजर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि लोग घायल कर रहे हैं, घायल हो जाते हैं। मेनी पीपल आर इंजर्ड, तो यहाँ इज एम आर के बाद V3 लगा दिए। रोड एक्सीडेंट होता है ना, तो व्हीकल्स के द्वारा बहुत सारे लोग घायल हो जाते। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, कौन सा सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। एग्जाम में ना जिसको पैसिव जाना चाहिए एक्टिव करके दे देंगे, जिसको एक्टिव जाना चाहिए उसको पैसिव करके दे देंगे, ऐसा भी दे देते हैं। मैंने यहाँ पे बाय नहीं लगाया, बाय लगाने से ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि सेंटेंस पैसिव हो गया। अब देखना, ही वॉज स्कोल्डिंग और स्कोल्डेड बाय द टीचर, उसको टीचर के द्वारा डांटा गया। अब थोड़ा सेंटेंस बाय लगा दूंगी तो काम तो आसान हो जाएगा। वो टीचर को नहीं डांट रहा था, देखिए देखो ये तो एक्टिव है और V3 आ गया तो पैसिव है। वो टीचर को थोड़ी डांट रहा था, उसको टीचर के द्वारा उसको डांटा गया, उसने कोई काम नहीं किया, काम तो टीचर डांटने का कर रहे थे, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव जाएगा, पैसिव जाएगा, एक्टिव नहीं जाएगा। ओके, ही वॉज स्कोल्डेड। अगर ऐसा रहता, अगर ऐसा रहता ना, ऐसा रहता द टीचर वॉज स्कोल्डिंग, टीचर बच्चों को डांट रहे थे, तब हम इसको एक्टिव वॉइस में कर सकते। द टीचर वॉज स्कोल्डिंग का मतलब है डांटना स्टूडेंट्स, तो ये तो एक्टिव जा सकता है। ठीक है, टीचर काम कर रहे हैं क्या, बच्चों को डांटने का, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है तो ING लगाना। बट यहाँ बच्चे को टीचर के द्वारा डांटा गया। अच्छा मैम, ऐसा हो सकता है कि बाय लगा हो फिर भी सेंटेंस एक्टिव हो। अच्छा बता रही हूँ कब होगा। एक मिनट रुकना जरा, कुछ इस पे
मॉडल्स आ गया ना, इसका कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिया जाएगा तो क्लियर हो जाए। और दे रही हूँ, एक बार और समझा रही हूँ। पहले ये देखो, ही वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क। He was surprised he was appreciated by all the teachers, ऐसा लगा दिया। okay. हाँ, appreciated लगा दूं या appreciating लगा दूं? और चौथा, the teacher was या were, अरे सॉरी, the teacher was appreciated या appreciating the students। The speech was appreciating या मैं बाय नहीं भी लगा रही, जरूरी नहीं है कि पैसिव बनाने के लिए हर समय बाय लगाया ही जाए। पहले तो एक बार अब पेन डाउन करिए, लिख के पेन डाउन करिए, तभी समझ, मेरे समझाते वक्त ना आप लोग लिखने लगते हो, फिर से इतना सारा सेंटेंस लिख दिया। बोर्ड पे ध्यान देना है। बोर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। ओके चलो, ही वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क, जरा सेंटेंस को ध्यान दो। ही वॉज इंटरेस्टेड, वो खुद ही इंटरेस्टेड था इस काम को करने में, खुद ही रुचि ले रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई और आकर उसको उसके अंदर इंटरेस्ट डाला, ऐसा नहीं है कि कोई और आकर उसको सरप्राइज किया, वो खुद आश्चर्यचकित था, वो खुद इंटरेस्टेड था। ठीक है, यहाँ पे ही के अंदर खुद फीलिंग आ रही है, कोई और आके नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक्टिव ही जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक्टिव जाएगा। वो खुद सरप्राइज था, वो खुद इंटरेस्टेड था। तो आप बोलोगे कि मैम इज एम आर के बाद इंटरेस्टेड यहाँ V3 आया और सरप्राइज भी V3 है, और आपने तो बोला है कि जब भी V3 आ गया तो सेंटेंस इज एम आर के बाद पैसिव जाएगा। मैंने ऐसा कब बोला है? ऐसा तब होगा ना जब V3 वर्ब का काम कर रहा है, बट किसी चीज में रुचि लेना, ही की विशेषता बता रहा है, ही इंटरेस्टेड है, ही सरप्राइज्ड है। तो यहाँ का V3 सब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा तब तो सेंटेंस एक्टिव जाएगा। ठीक है, एक्टिव जाएगा। अब देखो यहाँ पे अच्छा हाँ, बाय लग गया। बाय, इस सेंटेंस का सेंस देखना, उनको टीचर के द्वारा, ठीक है, ही वॉज अप्रिशिएटिंग और अप्रिशिएटेड या अप्रिशिएटिंग द स्टूडेंट्स। तो आप बोलोगे कि मैम वॉज के साथ V3 भी तो आता है और वॉज के साथ V4 भी आता है, कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ ही कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ ही में इंटरेस्ट वाली फीलिंग थी, ही सरप्राइज था, बट यहाँ ही कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठा हुआ है। काम किसने किया? टीचर ने काम किया, टीचर के द्वारा उन बच्चों की प्रशंसा की गई। तो ये सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए ना।
पैसिव जाना चाहिए और पैसिव में V3 लगे, ठीक है। और यहाँ का अप्रिशिएटेड वर्ब है, वर्ब। अब देखो द टीचर वॉज, यहाँ पे टीचर बच्चों की प्रशंसा कर रहे थे, अरे यहाँ तो दोनों सेम लिख दिया। यहाँ पे टीचर काम कर रहे हैं, ठीक है। द टीचर जो है बच्चों की प्रशंसा कर रहे हैं, द टीचर वॉज अप्रिशिएटिंग। अगर ऐसा रहता है ना बच्चों के द्वारा टीचर की प्रशंसा हुई तब बाय लगा, तब पैसिव होता। और द स्पीच, अब देखो स्पीच तो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग अपने से कोई काम थोड़ी करेगा। नॉन लिविंग इस भाषण को, अब बोलोगे कि मैम यहाँ तो बाय लगा के क्लियर हो गया, बाय लगा के क्लियर हो गया कि टीचर के द्वारा बच्चों की प्रशंसा हुई। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा पैसिव, जब भी पैसिव बनेगा तो हमारा वहां पे बाय लगेगा ही। कभी कभी हमारा बिना बाय का भी सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। चलो यहाँ तो बाय लगा दिया, बट यहाँ पे बाय नहीं लगा है, फिर भी ये सेंटेंस पैसिव जाएगा, क्योंकि स्पीच किसी की प्रशंसा थोड़ी करेगा, किसी के भाषण प्रशंसा नहीं करेगा, भाषण को किसी और के द्वारा पसंद किया जाएगा, तो ये तो वैसे भी पैसिव जाएगा, चाहे बाय लगा हो या नहीं लगा। ठीक है, क्लियर है? ये मुझे बताना है ना कि बाय लग गया तो आपके लिए तो काम आसान हो गया, टीचर के द्वारा उसकी प्रशंसा हुई। लेकिन यहाँ पे मैंने बाय नहीं लगाया, फिर भी सेंटेंस पैसिव जाएगा, क्योंकि स्पीच अपने आप खुद काम नहीं करेगा, नॉन लिविंग है, किसी और के द्वारा स्पीच की प्रशंसा की गई। अगर मैं बाय लगा देती ना, द स्पीच वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, तब तो आपका काम आसान हो जाता, सबके द्वारा। नहीं भी लगाया है तो फिर भी सेंटेंस पैसिव ही जाएगा। ठीक है, यहाँ टीचर बच्चों की प्रशंसा कर रहे हैं, जब टीचर बच्चों की प्रशंसा कर रहे हैं ना तो एक्टिव जाएगा, और एक्टिव वॉइस में आईएनजी होगा। बट यहाँ टीचर के द्वारा बच्चों की प्रशंसा हुई। ठीक है, आगे बढ़े। फोर्थ वाले में क्या है? द टीचर वॉज अप्रिशिएटिंग, टीचर बच्चों की प्रशंसा कर रहे हैं, टीचर यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक्टिव है। ओके, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल मत मांगो आप। और यहाँ जो इंटरेस्टेड है सब एडजेक्टिव है, सरप्राइज्ड है वो सब एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव आ गया तो V3 लगेगा। कहाँ चला गया? ओके, ये वाला क्लियर हो गया। अब आ जाओ हैज हैव हैड पे। ऑक्सिलरी वर्ब्स चला, इज एम आर V3 भी ले सकता है, इज एम आर V4 भी ले सकता है। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड वाला, द ऑक्सिलरी वर्ब्स, द ऑक्सिलरी वर्ब्स हैज हो या हैव हो या हैड हो, ये तो किसी हाल में जब भी लेगा V3 ही लेगा। चलो इज एम आर में तो थोड़ा V3 और V4 दोनों का केस है, एक्टिव और पैसिव देखना है, लेकिन इज एम आर, ये जो हैज हैव हैड है ना, हमेशा अपने साथ V3 लेगा, चाहे सेंटेंस एक्टिव हो या सेंटेंस पैसिव। सेंटेंस पैसिव, पैसिव पैसिव। ओके, अब आप बोलोगे मैम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ का हैज हैव हैड के बाद तो आपने बोला V3 है तो एक्टिव है, और कैसे पता करेंगे कि कहाँ पैसिव होगा कहाँ एक्टिव होगा? बस एक चीज याद रखना, जहां भी हैज हैव हैड के बाद तुरंत V3 आ गया तो वो सेंटेंस एक्टिव है। मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ ना, जरूरी नहीं है कि जहां भी V3 आ गया, ये मत सोचना कि जहां भी V3 आ गया वो हमेशा पैसिव ही होगा। कभी कभी वाक्य में V3 आ गया और वो V3 एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो एक्टिव होगा, और कभी कभी हैज हैव हैड के बाद तुरंत V3 आया है तो वो पैसिव ना होके एक्टिव होता है। लेकिन जब हैज हैव हैड के बाद बीन लगाकर, ठीक है, अकेला बीन, और उस बीन, अकेला बीन से नहीं होगा पैसिव, उस बीन के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तब पैसिव हो। तो ये याद रखना है कि हैज हैव हैड वाला सेंटेंस के बाद कब V3 होगा और कब V3 एक्टिव होगा, कब V4 होगा। इसको एकदम दिमाग में स्कैन कर लीजिए। तुरंत V3 आ गया तो एक्टिव है, और इसके बाद बीन लगाकर, सिर्फ बीन नहीं, बीन के बाद V3 लगाकर आएगा तो पैसिव। लिखिए इसको,
अब ये मत सोचना कि मैं एक्टिव पैसिव पढ़ा रही हूँ आपको, एक्टिव पैसिव डिटेल वाला चैप्टर है, बस एक्टिव और पैसिव पहचानने का तरीका बता रहे। कैसे पता पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है? जहां पर उस वर्ड से एक्शन हो रहा है। ही इज इन, देखो देखो देखो, ही इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, और फिर मैंने लिखा ही इज गिवन अ बुक। अरे ये देखो, यही चीज तो मैं कब से बता रही हूँ स्टूडेंट। इंटरेस्टेड भी V3 है और गिवन भी V3 है। वो इंटरेस्टेड है, आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हो, किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, मतलब ऐसा नहीं है जैसे आप बोलोगे ना कि मैं मैथ्स में मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है, इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी मैथ्स बनाता हूँ, मैथ्स सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करने में क्रिया हो रही है। बट यहाँ तो आप सिर्फ इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड वर्ब में कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई क्रिया एक्शन नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब है ये V3 एडजेक्टिव है। बट बुक देने में कोई क्रिया हो रही है ना, तो ये वर्ब है। ठीक है, यहाँ का V3 वर्ब है तो पैसिव हो गया, और यहाँ का V3 यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही, ही की विशेषता बताई इंटरेस्टेड है तो ये एक्टिव हो, एक्टिव। स्कैन करिए पहले। हाँ मैं बताऊंगी कविता, अगर मेरे को पता है कि आप लोगों का डाउट कहाँ कहाँ आएगा। स्कैन कर लो, अकेला बीन से पैसिव नहीं बनता, उस बीन के बाद V3 आना जरूरी। अब देखो थोड़ा सा ना, आप इसको भी याद कर सकते हो, ओके, और नहीं तो आप वो भी कर सकते हो, थोड़ा सेंटेंस का सेंस देख लो। सेंटेंस का सेंस, ही हैज गिवन अ बुक, और फिर मैंने लिखा ही हैज, या ऐसा भी बनाती है, अ बुक हैज बीन गिवन टू हिम। ठीक है, और एक ऊपर और सेंटेंस लिखती हूँ, ही हैज बीन, ये थर्ड सेंटेंस है, पहले मैं थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर करूंगी क्योंकि सेकेंड वाला इजी है। अ बुक, ही हैज बीन गिवन अ बुक, तीनों लिखिए पहले और बोर्ड पे ध्यान दीजिए। बार बार मैं स्ट्रेस कर रही हूं, उस बीन के बाद V3 आएगा तब पैसिव बने। कॉपी करो, पांचों सेंटेंस को कॉपी करो फटाफट। वर्ब में ना बहुत दिमाग लगाना है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब में सिर्फ रूल्स थे, इसके साथ वो होगा, कंजंक्शन में भी ये कंजंक्शन के साथ ही ये होगा, बट वर्ब में आपको अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ानी है। जब आप वर्ब पढ़ लोगे तो आपको खुद लगेगा कि मेरा तो 50% सिलेबस हो गया, आसानी से आपको टेंस भी समझ में आ जाएगा। और जो भी पढ़ाती हूँ उसको एक बार रिवाइज कर लिया करिए, और कोई भी दिक्कत हो नेक्स्ट क्लास आके पूछिए। ही इज इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क, इस काम को करने में इंटरेस्टेड है, वहां भी ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दूंगी ना, फिर भी वो ही इज इंटरेस्टेड इन वर्क, ही इज इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, चाहे ऑब्जेक्ट हटाऊं लगाऊं वो एक्टिव ही रहेगा। चलो मैं सब बीइंग वाला अभी जितना पढ़ा रही हूँ ना, बस उतना आगे का मत पूछो, ओके? आगे का कुछ नहीं पूछना है, वो मैं आपको मॉडल वर्ब्स में डिटेल में करूंगी। ये जो बीन होता है, अभी तो मैंने बी वर्ब्स नहीं पढ़ाया है ना, बी वर्ब्स को कल पढ़ाऊंगी। ये जो बीन होता है ना, ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है,
ठीक है, बी का ही कल पढ़ेंगे हम लोग, बी का ही थर्ड फॉर्म बीन होता है। अब जरा सेंटेंस ध्यान देना, पहला वाला ही हैज गिवन अ बुक, इसको दो तरीके से देखो, या तो आप ये ट्रिक अपना लो, या तो आप ट्रिक नहीं बोलेंगे। ये देखो, हैज हैव हैड के तुरंत बाद V3 आया, हैज हैव हैड के तुरंत बाद V3 आया, तो ये सेंटेंस एक्टिव। और हैज हैव हैड के बाद बीन लगाकर उसके बाद V3 आया तो सेंटेंस पैसिव। हैज हैव हैड के बाद बीन लगाकर V3 आया तो सेंटेंस पैसिव। ठीक है, पहला 3 मैं करवा रही हूं, थोड़ा सेंटेंस को ध्यान दो। ही हैज गिवन अ बुक, ऐसा भी कर सकते हो, हैज के तुरंत बाद V3 आया तो एक्टिव, और हैज के बाद बीन लगा के V3 आया तो सेंटेंस पैसिव। और थोड़ा सेंटेंस का सेंस भी देखो ना, सेंस क्या बता रहा है, सेंस बता रहा है कि ही हैज गिवन अ बुक, वो एक बुक दे चुका है, तो बुक देने का काम ही ने किया, और वाक्य में ही एक्टिव है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। बट यहाँ बुक तो एक्टिव नहीं हो सकता है ना, बुक तो नॉन लिविंग थिंग है। अ बुक हैज बीन गिवन टू हिम, मतलब एक बुक उसको दी गई, ही ने कोई काम नहीं किया, काम कोई और आकर किया, ही तो एकदम इनएक्टिव था, निष्क्रिय था, कोई और आके किया, तो यहाँ भी सेंटेंस पैसिव। अब ये देखो, ही हैज बीन गिवन अ बुक, ठीक है, यहाँ तो चलो मैंने बुक लगा दिया, बुक नॉन लिविंग थिंग है, कोई काम नहीं करेगा, तो वो पैसिव जाएगा, बट ये भी सेंटेंस पैसिव ही जाएगा। क्यों जाएगा? इस सेंटेंस का मतलब है उसको एक बुक दी गई किसी और के द्वारा, ही ने कोई काम नहीं किया, कोई और दिया। और ऐसे भी देखो, हैज के बाद तुरंत V3 आता तब वो एक्टिव होता, बट यहाँ तो हैज के बाद बीन लगा के V3 आया, तो ये सेंटेंस पैसिव जा रहा, पैसिव पैसिव। अब आपका प्रॉब्लम क्या है, चलो ये वाला हटाती है, ये बीन याद रखना, बार बार मैं इसी चीज को बोल रही हूँ ना, सिर्फ बीन मत देखना। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो बीन आया है, और आपने बोला है कि बीन आ गया तो पैसिव जाएगा, मैंने बोला है बीन के बाद V3, देखो यहाँ बीन के बाद V3 आ गया तब पैसिव हो गया, बट यहाँ बीन के बाद V3 थोड़ी आया है। इल क्या है, इल बीमार उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है इल। यहाँ भी बीन के बाद टू आ गया है, वे प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद लंदन उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों सेंटेंस, ये मत समझना कि बीन लगा है तो ये तो पैसिव गया, क्योंकि यहाँ बीन के बाद V3 आया, बट यहाँ बीन के बाद V3 थोड़ी आ रहा है, बीन के बाद एक एडजेक्टिव आ रहा है, यहाँ बीन के बाद एक प्रेपोजिशन आ रहा है। बीन वाला वर्ड पैसिव तब होगा जब V3 लगा है, बट यहाँ तो V3 नहीं लगा है। ओके, तो ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। और दिमाग लगाओ, यहाँ पे हैज है, हैज के बाद बीन थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी हैज है, यहाँ थर्ड फॉर्म है, और जब हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तब एक्टिव होगा ना। अगर हैज के बाद बीन लगाकर फिर थर्ड फॉर्म आता तब पैसिव होता, बट यहाँ तो बीन के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया, और यहाँ वो खुद बीमार है, कोई और आके नहीं किया है, यहाँ वो खुद लंदन जा चुका है, कोई और आकर नहीं किया, तो एक्टिव। तो सिंपली बीन देख के कंफ्यूज मत होना, बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तभी पैसिव मान। ओके, अब नेक्स्ट क्लास कल हम लोग डू डज डिड करेंगे और टू बी वर्ब्स करेंगे, टू बी वर्ब्स भी करेंगे। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। आज यूट्यूब क्लास मैंने नहीं रखा, आज मुझे सीपीओ का 200 क्वेश्चंस वगैरह है ना, उसका आंसर चेक करना है। आज से सीपीओ का टेस्ट है, यूसी लाइव ऐप, तो 200 क्वेश्चंस चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए यूट्यूब नहीं रखा। 8 बजे से है यूसी लाइव, तो चलो कल करते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वर्ब का बी का फॉर्म्स कल बताऊंगी, टाइम लगेगा।